यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, 28 नवंबर को टीईटी की परीक्षा है और उसके बाद एस्टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसी के क्रम में हर्षदा क्लासेस चैनल के माध्यम से मैं हर्षदा शुक्ला आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ लेकर के आने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, इसी के क्रम में आज मैं लेकर के आई हूँ हिंदी विषय की बहुत ही स्पेशल क्लास। और इसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं स्वर तथा व्यंजन के बारे में। संपूर्ण स्वर तथा व्यंजन के बारे में समझेंगे आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग सभी वीडियोस की फ्री पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, देर किस बात की, जल्दी जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और एक सीट पाना शिक्षक भर्ती में सुनिश्चित करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें हिंदी वर्णमाला की तो सबसे पहले आता है वर्ड की परिभाषा। जी हाँ, वर्ड की परिभाषा आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ड क्या होता है? वर्ड भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्ड क्या होते हैं? वर्ड भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। इन वर्डों को हिंदी में अक्षर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड जो होता है वो भाषिक ध्वनियों का लिखित रूप होता है। इन वर्डों को हिंदी में अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला के बारे में जान लीजिए। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 52 वर्ड होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ड होते हैं? 52 यानी 52 वर्ड होते हैं। इनके दो भेद हैं, यानी दो प्रकार हैं। पहला है आपका स्वर तथा दूसरा है आपका व्यंजन। ठीक है, होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को वर्ड की परिभाषा। वर्ड भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। इन वर्डों को हिंदी में अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः 52 वर्ड हैं और इनके दो भेद होते हैं। पहला है आपका स्वर तथा दूसरा है आपका व्यंजन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर वर्ड की। ठीक है, तो स्वर उन वर्डों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी व्यवधान के होता है। मतलब स्वर उन वर्डों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी व्यवधान के होता है। बिल्कुल समझते जाइएगा। और ये स्वतंत्र वर्ड होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र वर्ड होते हैं। इनके उच्चारण में ओठों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स स्वरों के वर्गीकरण की। तो स्वरों का वर्गीकरण पहले नंबर पे आता है ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है वे स्वर ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है वे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। मतलब ऐसे स्वर जो किसी अन्य स्वरों से मिलकर ना बने हो। ठीक है, वो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया। तो ये स्वनिर्मित हैं, किसी दूसरे स्वर द्वारा इनका निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए ये स्वर क्या होंगे? ह्रस्व स्वर होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगला आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी ह्रस्व को उसी स्वरों से मिलाने से हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी ह्रस्व को उसी स्वर से मिलाने से हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी ह्रस्व स्वर को किसी अन्य ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर से मिलाने से हो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी ह्रस्व स्वर को किसी अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलाने से हो वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ आदि। ठीक है, अब बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक यानी कि
चंद्र बिंदु जिसमें आप लगा हुआ पाते हैं, जो भी शब्द लिखे रहते हैं, जो भी उनमें चंद्र बिंदु की मात्रा हो। ठीक है, जैसे कि अनुनासिक क्या होते हैं? ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे कि पाँव, गांव, चांद, दांत आदि। मुंह भी आपका हो गया अनुनासिक। पाँव में देख सकते हैं चंद्र बिंदु लगा हुआ है, गांव में भी चंद्र बिंदु है, चांद में भी चंद्र बिंदु है, दांत में भी चंद्र बिंदु है। तो ये सब क्या है? अनुनासिक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निरनुनासिक। निरनुनासिक होते क्या है? तो निरनुनासिक के बारे में बात करें तो केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्डों को निरनुनासिक कहते हैं। केवल जो मुंह से बोले जाए। अभी तक क्या था? अनुनासिक में नाक और मुंह से बोले जाए वो अनुनासिक होते हैं। निरनुनासिक केवल मुंह से बोले जाते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्डों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे कि तुम, आम, घर, पर, उछलना, इधर उधर इत्यादि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुस्वार। अनुसार तो फ्रेंड्स अनुस्वार क्या होता है? यह स्वर के बाद आने वाला वैसा व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे कि शांत, गंगा, पंजा, चंचल इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग क्या होता है? अनुस्वार की भांति विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। विसर्ग का उच्चारण अघोषः व्यंजन के समान है, जैसे कि स्वतः है आपका, तो स्वतः में स्वतः इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, विसर्ग हट के स्वतः इस तरह से ह व्यंजन के समान हो जाता है। ठीक है, अघोष व्यंजन के समान हो जाता है। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर उन्हीं शब्दों जो संस्कृत में से तत्सम रूप से हिंदी में गृहीत हैं, जैसे कि प्रायः, अतः आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्यंजन वर्ड। तो व्यंजन वे वर्ड हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, जैसे कि क धन अ बराबर क, त धन अ बराबर त। ठीक है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। इनके 3 प्रकार हैं, जैसे कि आपका हो गया पहला है स्पर्श व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? ऐसे व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, जैसे क वर्ग के क ख ग घ अंगा कंठ से, च वर्ग च छ ज झ इया तालु से, ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ा मूर्धा से, त और त वर्ग के त थ द ध न दंत से, प वर्ग के प फ ब भ म ओष्ठ से। ठीक है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। ठीक है। तो ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण जीवा, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से होता है किंतु कहीं पर पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। और ये व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल तथा व। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऊष्म व्यंजन। तो वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण एक तरह की रगड़ अथवा घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन भी 4 होते हैं, श, खष्टी श, ह। ठीक है,
ये 4 होते हैं। तो परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है फ्रेंड्स कि ये चारों कौन से व्यंजन हैं, तो आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे ऊष्म व्यंजन है। यह अलावा के बारे में पूछ लिया जाए कि अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है इनमें से, तो 4 एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा। यह अलावा जहाँ पर भी रहेगा वो आप उसको टिक कर देंगे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है। ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट और एस्टेट के एग्जाम के लिए। अब नए वर्डों के बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हिंदी वर्णमाला में 6 नए व्यंजन जोड़े गए हैं। छ त्र ज्ञ श्र ड़ ढ छ त्र ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। छ जो है वो क और धन श से मिलकर बनता है। त्र जो है वो त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो है वो ज धन इया से मिलकर बनता है। श्र स धन र से मिलकर बनता है, ठीक है। और ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर 2 नए अक्षर ढ और ड़ बनाए जाते हैं जो कि द्विगुण व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी लिखा जाए और इसको पूछा जाए कि यह कौन सा व्यंजन है, तो यह आपका द्विगुण व्यंजन होगा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, उच्चारण संबंधी कुछ अशुद्धियां भी दे दी जाती हैं परीक्षा में और पूछा जाता है इसमें से शुद्ध कौन सा है। इसको आप बिल्कुल ध्यान दे दीजिए एक बार। तो पहला है आ के स्थान पर आ तथा आ के स्थान पर आ का उच्चारण। तो जैसे कि अशुद्ध क्या है, दावात, तो दावात नहीं होता है, क्या होता है, दावत। आहार, आहार अगर दिया जाए तो आहार अशुद्ध है। आहार क्या होता है, इस तरह से आहार लिखा जहाँ हो वो किसके अंतर्गत आता है, वो शुद्ध वाक्य होता है, शुद्ध शब्द होता है। चाहिए, चाहिए अशुद्ध है, चाहिए शुद्ध है। और कभी कभी क्या होता है, ई के स्थान पर ई और ई के स्थान पर ई का प्रयोग मतलब उच्चारण होता है। जैसे कि श्रीमती, श्रीमती अशुद्ध है, श्रीमती शुद्ध है। अतिथि, अतिथि अशुद्ध है, अतिथि शुद्ध है। पीताम्बर अशुद्ध है, पीताम्बर शुद्ध है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऊ के स्थान पर ऊ और ऊ के स्थान पर ऊ का उच्चारण। जैसे कि अशुद्ध में आपका बधु हो गया, बधु अशुद्ध होता है, बधु क्या होता है, शुद्ध होता है, बड़ा ऊ की मात्रा। मधु अशुद्ध है, मधु शुद्ध है। पशु अशुद्ध है, पशु शुद्ध है, ठीक है। मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ड़ न और अंगा के उच्चारण संबंधी, ठीक है। जैसे कि रामायण, रामायण अशुद्ध होता है, रामायण होता है, ठीक है। गणेश अशुद्ध होता है, गणेश होता है। गणेश इस तरह से भी नहीं लिखाता है, गणेश इस तरह से लिखाता है। रसायन अशुद्ध होता है, रसायन अशुद्ध होता है। अब नेक्स्ट र ल और ड़ के उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि पिंजड़ा, पिंजड़ा नहीं होता है, क्या होता है, पिंजरा। परंपरा, परंपरा नहीं होता है, क्या होता है, परंपरा होता है। उजारना, उजारना नहीं होता है, उजाड़ना होता है, ठीक है। ड़ की जगह र नहीं करना है और ड़ की जगह र नहीं करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व के स्थान पर ब और ब के स्थान पर व से संबंधित अशुद्धियां कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि दबाव, दबाव, ठीक है, तो ये गलत है, दबाव होता है। छबीला गलत है, छबीला होता है। विष गलत है, विष होता है। दाब गलत है, दाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, श की जगह श और श की जगह श का उच्चारण, जैसे कि समस्याएं, समस्याएं गलत है, समस्याएं होती हैं। अशुद्ध गलत है, अशुद्ध होता है। शाश्वत गलत है, शाश्वत होता है। नाश गलत है, नाश होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नासिक एवं अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में भेद न करने के कारण अशुद्धियां, जैसे सुगंध, सुगंध गलत होता है, क्या होता है, सुगंध। कांटा गलत होता है, क्या होता है, कांटा। नेक्स्ट है खष्टी श और स के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि पुष्प इस तरह से नहीं होता है, पुष्प होता है। भविष्य नहीं होता है, भविष्य होता है।
नमस्कार नहीं होता है, नमस्कार होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, छ के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि परीक्षा, परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है। लक्षण नहीं होता है, लक्षण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ट के स्थान पर ठ और ठ के स्थान पर ट का उच्चारण, जैसे कि निष्ठा, निष्ठा नहीं होता है, निष्ठा होता है। अभीष्ट नहीं होता है, अभीष्ट होता है। षष्ठी नहीं होता है, षष्ठी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, त ध्वनि का उच्चारण किस वर्ग में शामिल है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ है कंठ, कंठ। ऑप्शन नंबर ब है तालव्य। ऑप्शन नंबर स है दंतय। ऑप्शन नंबर द है मूर्धन्य। तो त ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर स, दंत्य। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 2, री वर्णमाला में किसके अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन नंबर आ है स्वर। ऑप्शन नंबर ब है व्यंजन। ऑप्शन नंबर स है संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर द है द्विगुण व्यंजन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आ, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन अंतस्थ ध्वनि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आ है य। ऑप्शन नंबर ब है र। ऑप्शन नंबर स है ल। ऑप्शन नंबर द है ब। तो ब नहीं है, ब की जगह क्या होता है? व होता है। ठीक है, तो यही आपका सही है कि ये नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो री, छ, त्र, ज्ञ, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आ, री। ठीक है, री आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था य, र, ल, व, ये 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? 4 है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है कि 4 है। नेक्स्ट है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपका राइट ऑप्शन होगा श, क्ष, स और ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन ओष्ठ्य व्यंजन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द, फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य व्यंजन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब, ज है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हा किसके अंतर्गत शामिल है? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो फ्रेंड्स द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होता है? य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? बड़ा श, खष्टी स, छोटा श और ह। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? द्विगुण व्यंजन में क्या होता है? इस तरह से ड, ड और इन दोनों के नीचे आपका इस तरह से होता है, तो आपका क्या होता है? द्विगुण व्यंजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, सभी के बारे में मैंने आप लोग को बताया, संयुक्त भी आप लोगों को मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स हा किसके अंतर्गत होता है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब, ऊष्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? स्वर कितने होते हैं? चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? तो यहाँ पे राइट है ऑप्शन नंबर ब, 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजन कितने होते हैं इन चारों में से? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अ, 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से द्विगुण व्यंजन है?
तो यहाँ पे बताइए कौन से द्विगुण व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही द्विगुण व्यंजन है, और 3, 4 किस में आता है, ऑप्शन नंबर द में आता है, इसलिए ये दोनों द्विगुण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुस्वार तथा विसर्ग किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आ, स्वरों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में से कौन कौन सा आता है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों ही संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, छ, त्र, ज्ञ और श्र ये चारों ही संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क से लेकर के म तक जो भी अक्षर होते हैं वो सभी वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है। चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स महाप्राण के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आ बिल्कुल राइट है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन घोष व्यंजन कहलाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो 20 के लिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष कहलाता है। तो ये रहे टॉप 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसे ही आप लोगों की सभी विषयों की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी हर्षिता क्लासेस के अंतर्गत। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।